नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है। तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इस संभावित लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावनाएं जताई गई है। हालांकि इस बीच राहत की खबर ये आ रही है कि देश में नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्य स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में जो नेजल वैक्सीन बन रही है वो बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि इसके लिए इस साल उपलब्ध होने की संभावनाएं हालांकि नहीं है। एक इंटरव्यू में बाल रोग विशेषज्ञ स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में बनने जा रही नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसे लगाना काफी आसान होगा। इसके साथ ही बच्चों की सांस की नली को भी प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि तब तक अधिक से अधिक वयस्कों, विशेषकर शिक्षकों को टीकाकरण की आवश्यकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना का सामुदायिक प्रसारण का जोखिम कम हो तभी स्कूलों को खोला जाना चाहिए। WHO के शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा कि मुझे बहुत उम्मीद है कि आखिरकार हमारे पास बच्चों के टीके उपलब्ध होंगे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने जा रहा और सामुदायिक प्रसारण कम होने पर हमें स्कूल खोलना चाहिए। बाकी देशों ने अन्य सावधानियों के साथ ही यही किया है। अगर शिक्षकों को टीका लगाया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कैंसर स्पेशलिस्ट जुड़ चुके हैं अंकुश सरवाल जी। सर, आपका बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। अंकुश जी, जिस तरह से कहा है, ये बात सामने आई है कि नेजल वैक्सीन जो है वो भारत में बन रही है, इसका परीक्षण चल रहा है और सौम्या स्वामीनाथन ने भी खुद ये कहा है कि ये बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने बोला है, बेसिकली ये जो नेजल वैक्सीन है इसका तो ट्रायल काफी टाइम से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। इसका ट्रायल काफी टाइम से चल रहा है और ये भारत बायोटेक कंपनी है वो इसका ट्रायल कर रही है। अभी इसका ट्रायल थोड़े लार्ज स्केल पे स्टार्ट हो गया, इसलिए अभी इसके बारे में पुष्टि करी गई है कि इसका यूज आ सकता है। बट अभी भी ऐसा है कि इसके जो ट्रायल्स के रिजल्ट आने में टाइम काफी लगेगा। तो इस साल तो ये काफी मुश्किल है कि ये वैक्सीन लॉन्च होगी। बट ये बात है कि ये वैक्सीन बच्चों में काफी यूजफुल होगी, क्योंकि बच्चों में दूसरे और तरीके के वैक्सीन देना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बच्चों को देना आसान भी होगा और बच्चों के इम्यून सिस्टम पर ये किस तरीके से काम करेगी सर? देखिए, मैकेनिज्म तो सारी वैक्सीन का सेम ही होता है कि और इस जैसे भी जो भी हमारी आजकल जो वैक्सीन लग रही है, इंट्रामस्कुलर कोविशील्ड या कोवैक्सीन, वैसे ही सेम जब बच्चों को ये नेजल वैक्सीन दी जाएगी तो बेसिकली जब वो इनहेल करेंगे इससे, तो ब्लड में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, उस तरीके से वैक्सीन काम करेगी। तो जो मैकेनिज्म वो तो मोर और लेस सेम है, बट जो रूट है जिससे ये वैक्सीन दी जाए वो नेजल है, इसलिए इसको इंटरनेजल वैक्सीन दिया जा रहा है। और बच्चों में वैक्सीन देना काफी ईजी होगा। जैसे हम पोलियो के लिए ओरल ड्रॉप्स देते हैं, वैसे ये नेजल वैक्सीन होगी, स्प्रे करी जाएंगी बच्चों में और उसके थ्रू बच्चों में ग्रेजुअली इम्यूनिटी बनेगी। डॉक्टर अंकुश, इस समय सभी के मन को एक सवाल कचोटता है, क्योंकि राजस्थान में फिलहाल में देखा कि 600 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो संक्रमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अफवाह भी ये फैलती जा रही है कि तीसरी लहर जो है उसने दस्तक दे दी है, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा एकदम से ही संक्रमित होने लगे हैं। देखिए, थर्ड वेव का तो अभी कोई ऐसा कुछ 100% पुष्टि नहीं हुई है कि वो आ गई है। उसका एक्सपेक्टेशन तो ये है कि विंटर्स में आएगी। हाँ, ये है कि बच्चों में जो संक्रमित हो रहे हैं बच्चे, उनका नंबर बढ़ रहा है। पर ओवरऑल वर्ल्ड या फिर इंडिया में अगर हम देखें तो जो परसेंटेज है वो अभी 3 से 4% ही है जिन बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। तो नंबर अभी भी अगर आप देखें 3 से 4% ही है और इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरा, जो बच्चों में जब ये होता भी है तो इसका रिकवरी रेट अडल्ट से ज्यादा ही अच्छा है। और बच्चों में दूसरा, इसकी जो बच्चों में वैसी इसकी जो प्रॉब्लम हो रही है इतनी ज्यादा हाई इंटेंसिटी की नहीं हो रही, इसलिए बच्चों में रिकवरी रेट भी काफी अच्छा है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी उसकी जो है तीव्रता काफी कम होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड वेव। तो चांसेस ये हैं कि जब थर्ड वेव भी आती है और बच्चों में इसके इन्फेक्शन रेट अगर बढ़ता भी है, लेकिन इंटेंसिटी इसकी कम होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो। लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकुश, इस तरह से बच्चों का संक्रमित होना बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार पहले ऐसे मामले सामने नहीं आ रहे थे बच्चों के और अब बच्चे संक्रमित हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारे पास इस समय बच्चों के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है और ये भी जो नेजल वैक्सीन है ये भी अगले साल ही उपलब्ध होने की इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। तो उससे पहले हमें क्या कुछ तैयारियां रखनी चाहिए और बच्चों को बचाने के लिए क्या कुछ हम उपलब्ध कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि घर में जितने भी लोग हैं उनको पहले वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दूसरा, अभी जैसे कि जो भी स्कूल वगैरह में टीचर्स हैं उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए कंपलसरी। तीसरा, इसमें ये भी है कि अभी बाकी कंट्रीज में कनाडा या यूएस में अभी 12 ईयर से ऊपर के बच्चों को भी स्टार्ट कर दिया वैक्सीन। फाइजर की जो वैक्सीन है वो बेसिकली अप्रूव हो चुकी है 12 साल से ऊपर बच्चों के लिए, और कनाडा में तो पिछले 2 हफ्ते से स्टार्ट भी हो चुका है ड्राइव इसका। तो हम ये भी कर सकते हैं अभी इंडिया में कि जो 12 साल से ऊपर बच्चे हैं उनके ऊपर हम ये वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं और स्टार्ट करवा सकते हैं। दूसरा, जो जिन लोगों को अभी वैक्सीन मतलब घर में जिनको कोविड है उन लोगों को भी अपने आप को प्रॉपर बिहेवियर रखना चाहिए ताकि बच्चे उनके कांटेक्ट में ना आए। और आगे भी यही भी है कि जो भी और भी एडल्ट्स हैं घर में उनको भी अभी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव करा है कि 18 साल से ऊपर हर आदमी को वैक्सीन लग जाना चाहिए। लेकिन वैक्सीन की भी कमी काफी बताई जा रही है हमारे देश में। और वैक्सीन की जैसे आपने बात की, तो हमारे पास इस समय कई तरह की वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गई है। तो इन तीनों में अगर हम फर्क करना चाहें तो क्या फर्क इन तीनों में है और कौन सी सबसे ज्यादा प्रभावी है? देखिए, फर्क करने का तो हमें फर्क करना ही नहीं चाहिए। माफ कीजिएगा अंकुश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता दें। सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली से बोर्ड एग्जाम पर बैठक के बाद मनीष सिसोदिया की मांग है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने केंद्र से कहा है कि पहले छात्रों को टीका लगे, उसके बाद बोर्ड के एग्जाम करवाए जाने चाहिए। तो मनीष सिसोदिया ने यह मांग रखी है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, टीका लगाने से पहले बोर्ड परीक्षा कराना बड़ी गलती साबित हो सकती है, ये मनीष सिसोदिया ने कहा है। और ये बात सही भी है क्योंकि जिस तरह से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए मनीष सिसोदिया ने केंद्र से मांग की है कि पहले सभी बच्चों को टीका लगाया जाए और उसके बाद बोर्ड एग्जाम किए जाए। तो ये बैठक जो चल रही थी बोर्ड एग्जाम पर, उसमें ये फैसला लिया गया है। ये मांग मनीष सिसोदिया ने रखी है। पहले उन्होंने कहा कि पहले सभी बच्चों को टीका लगाया जाना चाहिए और उसके बाद बोर्ड के एग्जाम होने चाहिए। अगर टीका लगाने से पहले बोर्ड की परीक्षा की तो ये काफी बड़ी गलती साबित हो सकती है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने की भी सिफारिश की गई है। की परीक्षाओं की नहीं है, बात एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी है, बात यूनिवर्सिटी के आगे के एग्जामिनेशंस की भी है, अगला सेमेस्टर शुरू होने की भी है कि फिर बच्चे परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे देंगे, नीट की जेईई की परीक्षाएं कैसे देंगे। तो इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में करीब 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12वीं क्लास में हैं। आज देश में भी वैक्सीन उपलब्ध है जो युवाओं के लिए कारगर बताई जा रही है, और विदेशों में भी ऐसी वैक्सीन उपलब्ध है जो 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी कारगर प्रूव की जा चुकी है, घोषित की जा चुकी है। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है। वैसी वैक्सीन दुनिया में अभी फाइजर वैक्सीन का नाम आया है अमेरिका में। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। तो हमारे साथ हम डिबेट कर रहे थे जिस पर हमारे साथ डॉक्टर अंकुश सरवाल मौजूद हैं। डॉक्टर अंकुश, मैं आपसे फिर से जानना चाहूंगी, आपसे सवाल में जानना चाह रही थी कि हमारे पास 3 तरह की जो वैक्सीन मौजूद हैं, उन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रभावी इस समय हमें कौन सी है? देखिए, तीनों ही वैक्सीन काफ़ी अच्छी हैं। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेटर है। ये ट्रायल्स तो चलते रहेंगे, आगे भी रिजल्ट्स फिर चेंज हो सकते हैं वैक्सीन के। कोई वैक्सीन अभी ज़्यादा थोड़ा सा कुछ 5% ज़्यादा इफेक्टिव है, तो असल ये नहीं कि वो उससे कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई अगर 85% इफेक्टिव है तो दूसरी 90% इफेक्टिव है। तो ये तो हमें आम जनता को दिमाग से छोड़ देना चाहिए कि ये वैक्सीन मेरे को लगवानी है, वो वैक्सीन मेरे को लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन की अभी बहुत शॉर्टेज चल रही है। तो जो भी वैक्सीन आपके नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पे अवेलेबल है आपको लगानी चाहिए, क्योंकि सारी वैक्सीन का इफेक्ट तो है ही। और आगे हो सकता है कुछ टाइम बाद ये ट्रायल आ जाए कि दूसरी वैक्सीन के रिजल्ट बेटर हैं और इस वैक्सीन के किसी और वैक्सीन के रिजल्ट कम हैं। तो ये तो टाइम के साथ हमेशा रेंजेस चेंज होती रहेंगी, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमेशा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट चेंज होंगे। तो ये तीनों में जो भी वैक्सीन हमें नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पे अवेलेबल है आपको जरूर लगवानी चाहिए। सारी वैक्सीन काफी अच्छी है। डॉक्टर अंकुश, कोवैक्सीन जो है उसको WHO ने अपनी जो लिस्ट है उससे हटा दिया है और कहा जा रहा है कि अगर अब आपको विदेशों में यात्रा करनी होगी तो कोवैक्सीन जो है वो अब मान्य नहीं होगी। तो क्या जिन्होंने कोवैक्सीन का टीका लगवा लिया है उन्हें कोई अलग से कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक का टीका लगवाना पड़ेगा?
देखिए, ये तो अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि उनको अलग से लगवाना पड़ेगा नहीं लगवाना पड़ेगा, और ये WHO ने पहले उनके अंडर ही थी। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये तो चेंजेस होते रहेंगे, जब ट्रायल्स होंगे, रिजल्ट आएंगे तो थोड़े बहुत चेंजेस तो आते रहेंगे। बट अभी इंडिया में वो वैक्सीन पूरी यूज करी जा रही है, और पूरी उसकी अभी तक हमारे जो ट्रायल्स हुए हैं अभी तक उनमें ऐसा कुछ नहीं आया कि इसके रिजल्ट कम है। तो जो आपको वैक्सीन मिले वो जरूर लगवानी, क्योंकि 2 महीने पहले बोले थे कोवैक्सीन बेटर है कोविशील्ड से, आज बोल रहे हैं कोविशील्ड बेटर है। तो ये तो टाइम के साथ चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई उनको भी काफी अच्छा असर आ रहा है, और आगे भी जो भी आपको अवेलेबल वैक्सीन है वो जरूर लगवानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकुश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी और बांदा का दौरा कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी और बांदा का दौरा है। लगातार वो बैठक का दौर उनका जारी है, और इसी बीच आज झांसी और बांदा का वो दौरा करेंगे। रात 8 बजे लखनऊ जाएंगे वो। बड़ी और अहम खबर सीधे बता रहे हैं आपको, कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के महाअभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हैं, और इसी बीच अब झांसी और बांदा का वो दौरा करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इसको निशाना बना लिया है, और योगी आदित्यनाथ का आज झांसी और बांदा का दौरा है। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे पहुंचा रहे हैं आपको। लखनऊ वापसी के बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रात 8 बजे झांसी और बांदा आज वो जाएंगे, जिसके बाद रात 8 बजे लखनऊ वापसी के बाद समीक्षा बैठक करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने का ये सीएम योगी का अभियान है, जिसके तहत वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना की चेन को किस तरह से तोड़ा जा सके, और इसी के लिए लॉकडाउन को भी योगी आदित्यनाथ ने बढ़ा दिया है। और झांसी और बांदा के दौरा आज उनका है, और लखनऊ वापसी के बाद समीक्षा बैठक भी वो करेंगे, और तमाम तरह की जानकारी सभी से साझा भी करेंगे। बड़ी और अहम खबर सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको, कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के महाअभियान में लगे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी कड़ी में आज वो झांसी और बांदा के दौरे पर जाएंगे। लगातार इस तरह का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और उनके ये जो दौरे हैं, ये बैठकों का जो दौर है वो काफी सफल भी रहा, क्योंकि यूपी में अब कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार घटता भी जा रहा है। और सीधे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं, रात 8 बजे लखनऊ वापसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। झांसी और बांदा के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए महाअभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ लगे हैं, और संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लगातार यूपी में लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया है, और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत हैं कि किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, और उनके ये प्रयास लगातार सही भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और तमाम सख्तियां पाबंदियां लगाई गई है, उससे काफी कुछ सफलताएं भी सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली है, और यूपी में कोरोना का संक्रमण, कोरोना का ग्राफ अब काफी गिरने लगा है। चलिए, तो हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा का दौरा करेंगे और साथ ही झांसी का भी दौरा करेंगे। देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की सेहत सुधरने के बाद लगातार दौरे कर रहे हैं, और जमीनी हकीकत को पता कर रहे हैं कि कहाँ कोई कमियां ऐसी रह गई हैं जहाँ पे सख्त निर्देश देने की जरूरत है। उसको लगातार वो खुद ही अधिकारियों से रूबरू हो रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं और सख्त निर्देश भी दे रहे हैं। इसी को देखते हुए कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहाँ गोंडा, आजमगढ़ सीएम वहाँ दौरा करेंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जायजा लेंगे, और मुमकिन हो सकेगा आने वाला समय जो तीसरी लहर उसको देखते हुए भी समस्त अधिकारियों को एक दिशा निर्देश दे, क्योंकि आज शाम को 8 बजे एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें कि वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की एक अहम मीटिंग बताई जा रही है। क्योंकि बुंदेलखंड के दौरे के बाद मुख्यमंत्री अब लखनऊ में भी एक बैठक करेंगे, क्योंकि एक योजना है कि 1 जून से जो 18+ वैक्सीनेशन है वो सभी अब जिलों में हो, क्योंकि अभी तक केवल ये 25 जनपदों में ही था। अब वो चाह रहे हैं कि अब सारे जिलों में मतलब जो 75 जनपद है वहाँ वैक्सीनेशन कार्य किया जाए, और दूसरे लोगों से अपील भी की जाए कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, और जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर भी हॉस्पिटल को हिदायत दी गई है कि बेड वहाँ बढ़ाया जाए, और उसको लेकर पीडियाट्रिक ICU लेवल के वार्ड भी वहाँ पे बनाया जाए, और जो इंजेक्शन की कमी है, क्योंकि अभी सूचित कर दिया गया है इस बीमारी को महामारी के तौर पर देखा जा रहा है, जो किल्लत हुई केंद्र सरकार से जैसे दवाइयाँ, इंजेक्शन मंगाई जाए, तो तमाम चीजों पर योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इसी को देखते हुए 8 बजे जो हाई लेवल मीटिंग है, जो कि वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के साथ जो मीटिंग है, उसपे बहुत बड़ा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चलिए तो ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास बनना शुरू हो गया है। रविवार की सुबह इस तूफान के अंडमान के ऊपरी भाग में बनने के बाद पश्चिमी और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने की उम्मीद है। सोमवार को तूफान काफी खतरनाक हो सकता है। इस तूफान के 25 और 26 को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराने की भी उम्मीद है। तूफान के मद्देनजर मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना मौसम विभाग विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि तूफान के कारण राज्य के पूर्वी भाग में 24 मई से बारिश शुरू होने की संभावनाएं उन्होंने जताई है। 25 और 26 मई को पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। गौरतलब हो कि अरब सागर में उठे चक्रवात ने भी बिहार में काफी असर दिखाया था, जबकि इसकी दूरी बिहार से कहीं अधिक थी। उसके लिहाज से यास तूफान कहीं अधिक नजदीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने शनिवार को अंडमान सागर में दस्तक दे दी है। ये बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य में है और धीरे धीरे इसके दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है। सामान्यतः मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस साल 1 और 2 दिन पहले पहुंच सकता है ये मानसून और इसी बीच मध्य जून तक मानसून के बिहार में दस्तक देने की भी उम्मीद है। इस वर्ष मानसून के दौरान अच्छी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। शनिवार को पछुआ बहने के कारण राज्य में तापमान में काफी उछाल आया था। राजधानी के पारे में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। भागलपुर राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान रहा। अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देश में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आ रही है, लेकिन मौत के आंकड़े कमी नहीं आ रही। राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर भले ही घटकर 4% से नीचे आ गई हो, लेकिन सरकार लॉकडाउन से राहत देने के मूड में फिलहाल नहीं है। सरकार लॉकडाउन से राहत देकर फिलहाल कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया है। सरकार ने 24 मई की सुबह खत्म होने वाले लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाकर 31 मई तक के लिए लागू कर दिया है। वहीं कोरोना चैन की तोड़ने के लिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी आशंकित कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू से कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने और इसके नियंत्रण में काफी मदद मिल रही है। हरियाणा में 3 मई तक लॉकडाउन था, जिसे बढ़ाकर 24 मई तक किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सप्ताहांत कर्फ्यू 25 मई तक बढ़ा दिया है। पंजाब में कोविड-19 से जुड़े सप्ताहांत कर्फ्यू और रात्रि कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। बिहार में 4 मई को 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे बढ़ाकर अब 25 मई तक कर दिया गया है। वहीं बात गुजरात की करें तो गुजरात में 28 मई तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। बहरहाल दिन के समय पाबंदियों में ढील दी गई है और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानों, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत है। वहीं छत्तीसगढ़ में 31 मई तक लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की तरह पाबंदियों को 1 जून तक बढ़ाया गया है।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया है। उत्तराखंड में 25 मई की सुबह तक ये कर्फ्यू रहेगा और हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते 26 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं राजस्थान में भी अभी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए राजस्थान में भी कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। चलिए, तो इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। विपिन जी, जिस तरह से लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्या वाकई कहा जा सकता है कि कोरोना के मामलों में जो कमी आई है वो लॉकडाउन की वजह से ही आई है? मुस्कान जी, ऐसा है कि पहले देखिए ये बात चल रही थी कि वीकेंड कर्फ्यू लगाने से और नाइट कर्फ्यू लगाने से काम नहीं बनने वाला, संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है। क्योंकि आप अगर पिछले साल के मुकाबले करें, जब पहले कोरोना की लहर आई थी तो उसका प्रकोप इस कोरोना की सुनामी से बहुत कम था, लेकिन वहां पर हमने सरकार ने तुरंत लॉकडाउन की घोषणा करी थी और बार बार उसको बढ़ाया गया था लॉकडाउन की अवधि को। तो यहां पर यह समझ नहीं आ रहा कि इंतजार किस चीज का था, क्या कोई मुहूर्त निकालने का इंतजार था कि या सरकार को न्योता देने की आवश्यकता थी। और यहां पर एक स्ट्रिक्ट, बल्कि जो अगर आप डॉक्टरों की बात माने तो वो उन्होंने बिल्कुल ये सार्वजनिक करा था, बिना झिझक के बोला कि स्ट्रिक्ट मिलिट्री लॉकडाउन की आवश्यकता है, कि जिस तरह से संक्रमण के दरों जो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे, मौत के आंकड़े बढ़ी जा रहे थे और यहां पर उसके बीच राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। तो यहां पर आवश्यकता थी कि तुरंत, या जब आप देख रहे थे स्थिति बेकाबू हो रही है, शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें हैं, वो वहां नदियों में शव बहाए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको जब खुद दिख रहा था कि, और नहीं देखिए ये जो बार बार बोला जा रहा है आपके आईसीएमआर की तरफ से भी, बड़े बड़े स्वास्थ्य चिकित्सक देश के जाने माने, वो ये आपको अवगत करा रहे थे, सचेत कर रहे थे कि यहां पर वायरस जो है वो अपना आकार बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है, बार बार नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। आप एक तरफ ध्यान अपना लगाते हैं और वहां दूसरा नया वेरिएंट आ जाता है। तो यहां पर ऐसी जब नौबत आ गई थी तो यहां पर सरकार वो अपनी जगह बात बिल्कुल दुरुस्त है मुस्कान जी, कि यहां पर आपको अर्थव्यवस्था को भी, उसका भी ध्यान रखना था कि वो बिल्कुल, पहले आपने देखा पिछले साल कि कैसे प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, तो वो भी एक बात थी कि आपने अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। और बीच में तो जब स्थिति थोड़ी संभल गई थी लॉकडाउन के बाद, और जब लॉकडाउन को अनलॉक करा था पिछले साल अक्टूबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, तो वहां पर यह बात चली थी कि अब हमारे को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और साथ साथ की दोनों चीजों का ध्यान रखना है, कोरोना के साथ सचेत भी रहना है क्योंकि सफर लंबा है, और साथ साथ हम लोगों को अर्थव्यवस्था की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, क्योंकि जीडीपी के आंकड़ा धरातल पे आए हुए थे। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि सवाल, ये मामला बड़ा ज्वलन है, बड़ा गंभीर मुद्दा है कि यहां पर आपने आजादी तो दे दी, बिल्कुल, देखिए सरकार के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, एकाएक ये कोरोना की मार पड़ी है। माफी चाहूंगी विपिन जी आपसे, मैं रोकना चाहूंगी आपको। फिलहाल दर्शकों को इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं। असम से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। असम से इस वक्त की बड़ी खबर, असम में सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 8 उग्रवादी ढेर हो चुके हैं। बड़ी और अहम खबर, सुरक्षा बलों को एक बार फिर से कामयाबी मिली है, 8 उग्रवादियों को ढेर कर दिया है। AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी उनके पास से बरामद किए गए हैं। नागालैंड की सीमा से लगे असम के पश्चिमी काबी आंगलोंग जिले में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस अधिकारियों और असम राइफल के जवानों की टीम ने ये अभियान चलाया था, जिस दौरान 8 उग्रवादियों को ढेर किया गया है। बड़ी और अहम खबर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। असम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 उग्रवादी ढेर हो चुके हैं। AK-47 राइफल और गोला बारूद उनसे बरामद भी किया है। बड़ी और अहम खबर सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। असम में 8 उग्रवादी ढेर हुए हैं। नागालैंड की सीमा से लगे असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस अधिकारियों और असम राइफल्स के जवानों की टीम ने ये अभियान चलाया था और इसी अभियान के तहत 8 उग्रवादियों को ढेर किया गया। तो खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ विपिन जी जुड़े हुए हैं। विपिन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से टुकड़ों में फिलहाल लॉकडाउन लगाया गया है, जैसे हफ्ते के लिए लगा दिया और उसको फिर बढ़ा दिया, क्या इस तरह से स्थिति पर काबू पाना, क्या वाकई ये सही प्रक्रिया है हमारे लिए? मुस्कान जी, एक तरफ जब सरकार और जो हमारे स्वास्थ्य चिकित्सक हैं वो बात कर रहे हैं कि हमने हर्ड इम्यूनिटी बनानी है, उस मकसद में हमने कामयाब होना है, तो आप खुद समझिए कि हर्ड इम्यूनिटी कैसे होगी जब लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी और वहां पर वो वायरस को बिल्कुल नाकाम कर देंगे, तो वो कैसे मुमकिन होगी जब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है।
और उसका तो देखिए एकमात्र विकल्प ये था कि पूरा संपूर्ण आप लॉकडाउन की घोषणा कर दें और साथ साथ अर्थव्यवस्था की जिस तरह से पिछली बारी हम पूरे देशवासियों ने तपस्या करी घरों में रहकर, और गाड़ी देखिए चली थी, तब भी गाड़ी चल रही थी, सरकार की तरफ से आर्थिक घोषणाएं, कई घोषणाएं हुई और उन्होंने मदद की बात करी कि हम लोग इतना अनाज देंगे लोगों को, इतना हम लोग उनको आर्थिक मदद मिलेगी। तो वही आपको मॉडल दोबारा दोहराना चाहिए था, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि इस समय पिछली बारी तो ये बात WHO ने तारीफ करी थी अंतर्राष्ट्रीय पटल में कि हिंदुस्तान ने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसके कारण हमने बहुत भारी संख्या में जो नुकसान होना था जान मान का, उससे हम बच पाए। जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, उसको आप नकार नहीं सकते। वो जो लोग चले गए, जिन लोगों ने अपने परिजन खोए, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा, इस बारी जो कहर ढाया है कोरोना की दूसरी लहर, नहीं बोलूंगा मैं इसको, सुनामी ने, और वहां पर अब उसमें आपको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि संपूर्ण लॉकडाउन आपको तुरंत उसकी घोषणा कर देनी चाहिए थी। समझ आता है कि बंगाल में चुनाव थे, लेकिन यहां पर आप सिर्फ, मैं एक बात बिल्कुल बड़े विश्वास से और बड़ा स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि यहां पर आप एक के सिर्फ ठिकड़ा फोड़ दें। आप बोले केंद्र सरकार की है, वो चुनाव में लगे थे। अरे भाई, चुनाव में तो सब लोग लगे हुए थे, टीएमसी भी चुनाव में लगी थी। वो अलग बात है कि कांग्रेस बोले देखिए हमने तो अपनी रैलियां रद्द कर दी। अब उनसे लोग सवाल ये पूछेंगे आप रैलियों में आ कौन रहे थे? तो इसलिए बोलना बड़ा आसान होता है। अगर जिम्मेदारी बनती है, दायित्व लेने की बारी आएगी तो सबकी आएगी और सबको इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बहरहाल मुद्दा यह है कि यहां पर अब कम से कम सुध लेनी चाहिए थी कि आपको तुरंत, जब आप देख रहे हैं स्थिति भयावह हो रही है और यहां पर अब तो आप ब्लैक फंगस भी देख रहे हैं आप, और लेकिन ठीक है विपिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आपने अपने विचार साझा किए उसके लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।